नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी की, जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। हालांकि रॉबर्ट गैने को जिस एक विषय वस्तु के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है उनकी हायरार्की ऑफ लर्निंग। क्या है ये हायरार्की ऑफ लर्निंग और कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चीजें जाने, हमें कुछ और इंफॉर्मेशन रॉबर्ट गैने के बारे में जान लेनी चाहिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मिल्स गैने ने, या रॉबर्ट मिल्स गैग ने, जो भी आप कहें, उन्होंने 1965 में एक किताब लिखी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग उस किताब का नाम था। तो ये प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है कि गैने की पुस्तक का क्या नाम था। उनकी पुस्तक का नाम था दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इस कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1965 में। इसी किताब में गैने साहब ने अधिगम की सोपानिकी या हायरार्की ऑफ लर्निंग, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर चर्चा की थी। गैने का मानना था कि अधिगम या लर्निंग से अभिप्राय किसी व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो किसी व्यक्ति का अवलोकन योग्य व्यवहार है, उसमें परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन किसी अवलोकन योग्य कारणों की वजह से हो। तो ये रॉबर्ट गैने का मानना था। एयरफोर्स के बड़े जाबाज सिपाही थे, और फिर मनोविज्ञान में जब उनकी रुचि जागी तो ऐसी जागी कि इतने महत्वपूर्ण संप्रत्यय को उन्होंने दुनिया को दिया। गैने साहब लर्निंग के या अधिगम के 8 चरणों की बात करते हैं। तो गैने ने अपनी पुस्तक में अधिगम के 8 चरण दिए हैं। इन चरणों की खासियत यह है कि ये अधिगम को जटिलता की ओर लेकर जाते हैं सरलता से। तो सरलता से जटिलता की ओर। ये बात कहते हैं गैने साहब। सरलता से जटिलता की ओर अधिगम को ले जाने की बात करते हैं रॉबर्ट गैने। अधिगम के 8 चरण। खासियत यह है कि ये जिन 8 चरणों की बात करते हैं, उन 8 चरणों में पहले 4 चरण व्यवहारवादी उपागम से आते हैं, और अगले 4 हैं वो संज्ञानवादी, या फिर यूं कहें गेस्टाल्टवाद के और थोड़े से संज्ञानवाद की ओर थोड़े से झुके हुए हैं। व्यवहारवादी क्या है, संज्ञानवादी क्या है, ये सारी चीजें हम पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले 4 चरण तो ये गैने के अधिगम सोपानिकी से जुड़े हुए कुछ जानकारियां हैं जो हमें होनी चाहिए, जो हमसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। गैने के अधिगम सोपानिकी के कुल कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। गैने के अधिगम सोपानिकी को हम किस एक सूत्र में परिभाषित कर सकते हैं? तो वो है सरलता से जटिलता की ओर। गैने के अधिगम सोपानिकी के पहले 4 चरण अधिगम के कौन से सिद्धांत से या कौन से संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं? तो व्यवहारवादी उपागम से जुड़े हुए हैं, और अंतिम 4 जो हैं वो संज्ञानवादी उपागम से जुड़े हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अधिगम के से जुड़ी हुई अन्य सूचनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गैने साहब के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने अधिगम की विविधताओं की बात करी, कि किस प्रकार से मानव में विविध प्रकार के अधिगम होते हैं, और ये 5 उन्होंने वर्गीकरण दिए। कुछ और भी वर्गीकरण उन्होंने दिए हैं, आज हम उनकी भी चर्चा करेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले जिन 5 खंडों में उन्होंने अधिगम को वर्गीकृत किया है, अधिगम की विविधताएं बताई है, उसमें है पहला शाब्दिक सूचना कौशल, वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल। उसके बाद बौद्धिक कौशल,
इंटेलेक्चुअल स्किल। उसके बाद आता है आपका गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल, अभिवृत्तियां, एटीट्यूड, संज्ञानात्मक व्यूह रचनाएं, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। तो ये 5 उन्होंने अधिगम की विविधता दी है। ये कुछ जानकारियां हैं जो हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए जिनके बारे में। इसके अलावा गैने अधिगम की 9 अवस्थाएं बताते हैं। 9 अवस्थाओं में अधिगम को विभक्त किया है उन्होंने। अधिगम को 9 अवस्थाओं में विभक्त किया है। और इन 9 अवस्थाओं को आप 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत। पहला है अधिगम की तैयारी, कि जो अधिगम की अवस्थाएं होती हैं, जिस तरीके से अधिगम जाता है, तो सबसे पहले अधिगम की तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग। दूसरा अधिगम अर्जन और व्यवहार का प्रकटीकरण। प्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर। उसके बाद अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पहली स्टेज में तो व्यक्ति को उद्दीपन या जो दिया जाता है या फिर उसको उसके लक्ष्य से परिचित करवाया जाता है, उसे बताया जाता है कि वो क्यों इस अधिगम को करना चाहता है, अधिगमकर्ता को। दूसरे स्टेजेस में उद्दीपन का बार बार प्रकटीकरण करके या किसी भी स्वरूप में अधिगम जो है वो उसको दिया जाता है, यानी कोई चीज उसे सिखाई जाती है और सिखाने की प्रक्रिया के तुरंत बाद यह तय किया जाता है कि वो जो भी चीजें सीखी है वो दीर्घकालीन स्मृति में यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं। और तीसरी स्टेज में यह तय किया जाता है कि जो अधिगम है वो स्थायी हो जाए। स्थायी होने से उसका स्थानांतरण भी संभव हो सकता है, यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सकता है। अब आइए गैने साहब की बात करते हैं। तो ये गैने के अधिगम सोपानिकी के 8 चरण हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, ये 8 चरण जिनकी बात रॉबर्ट गैने करते हैं और इन्हीं 8 चरणों के आधार पर रॉबर्ट गैने ने अपने अधिगम सोपानिकी की बात कही है। ठीक है। समस्या सबसे पहले सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत नियम और समस्या का समाधान। मैं पुनः वो फैक्ट बता दूं कि 8 चरण हैं। सरलता से जटिलता की ओर, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। सरलता से जटिलता की ओर, उसके बाद तीसरी चीज जो हम गैने के बारे में जानते हैं वो है कि पहले 4 जो हैं वो क्या हैं, व्यवहारवादी और अंतिम 4 जो हैं वो क्या होंगे, संज्ञानवादी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन्हीं 8 चरणों के जरिए या इन्हीं 8 चरणों की बदौलत गैने साहब अपनी बात करते हैं। अब आइए एक एक चरण के ऊपर हम चिंतन करते हुए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सांकेतिक सबसे पहले बात करते हैं सांकेतिक अधिगम की, जिसे कहते हैं सिग्नल
लर्निंग। सिग्नल लर्निंग के बारे में 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, यह गैने के अधिगम सोपानिकी का प्रथम चरण है। यह गैने के अधिगम सोपानिकी का प्रथम चरण है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि इसका संबंध पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन से है। पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध है इसका। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग जिसकी बात इवान पावलव करते हैं उससे संबंधित प्रश्न आ जाए गैने के अधिगम सोपानिकी का कौन सा चरण है, तो हमारा उत्तर होगा पहला चरण। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो यह है कि इसमें बालक संकेतों के आधार पर सीखता है। बालक संकेतों के आधार पर सीखता है। क्लियर है? ये 3 पॉइंट हैं यहां पर बड़े महत्वपूर्ण। अब इन तीनों पॉइंटों के आधार पर अगर आप कोई उदाहरण याद रखना चाहें तो उदाहरण या एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाना या छोटी कक्षाओं में वर्णमाला सिखाना, छोटी कक्षा में वर्णमाला, चाहे भारत हो चाहे इंग्लैंड हो अमेरिका हो, हम कैसे बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, या कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गमला। गै सिखाने के लिए हम सांकेतिक रूप में गमला का प्रयोग कर रहे हैं। कै सिखाने के लिए उसको हम कैसे कबूतर का प्रयोग कर रहे हैं। ए सिखाने के लिए हम एप्पल का प्रयोग कर रहे हैं। बी सिखाने के लिए हम बॉल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर है और इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से गैने का पहला जो चरण है उसकी बात यहां पर होती है। आइए दूसरे चरण की बात करें। दूसरे चरण को हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन, दैट इज स्टिम्युलस रेस्पॉन्स, जिसकी बात दूसरा चरण या दूसरा लेवल हमारा करता है। यहां भी 3 चीजें महत्वपूर्ण है, 3 तथ्य महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। पहला कथन, पहला तथ्य कि यहां पर कोई भी प्राणी किसी भी उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक अनुक्रिया करता है। प्राणी उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक अनुक्रिया करेगा। अब अगर उस अनुक्रिया का परिणाम सुखद है तो उसे बार बार करते हुए वो उसके प्रति अधिगम को प्राप्त कर लेता है। यहां पर एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, लिखा हुआ SR है लेकिन महत्वपूर्ण गैने ने किस चीज को माना? अनुक्रिया को। ऐच्छिक अनुक्रिया, आपकी अनुक्रिया ऐच्छिक होनी चाहिए। देखिए रैंडम आपका जो है रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपका खुद का उसके अंदर जिसको हम यादृच्छिक कह सकते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसलिए एक चीज यहां पर स्पष्ट है जिसको आप याद कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, और वो ये कि ये जो दूसरा चरण है जिसको आप स्टिमुलस रेस्पॉन्स कहते हैं, इसका संबंध BF स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। इसका संबंध स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। क्लियर रहेगा सबको? इसका संबंध स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। अब स्किनर का जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन आ जाए तो वहां पर पुरस्कार भी अपनी भूमिका निभाएगा, वहां पुनर्बलन भी अपनी भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर पुरस्कार व पुनर्बलन का महत्व है।
पुनर्बलन का महत्व। तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला चरण, दूसरा चरण। स्किनर की बात है तो आप स्किनर के चूहे वाले या स्किनर बॉक्स के एग्जाम्पल से आप इसे रिमेंबर कर सकते हो, जहां पर चूहा ऐच्छिक अनुक्रिया कर रहा था और उसकी ऐच्छिक अनुक्रिया से वो जिस खटके को दबाता उससे उसको भोजन की गोली मिलती, तो धीरे धीरे उसे यह अधिगम प्राप्त हो गया। उसने सीख लिया कि इस खटके को दबाने से गोली मिलती है। सिंपल सा फैक्ट है। तीसरी स्टेज पर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं चेन लर्निंग। एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि यहां जो चेन लर्निंग है, इसका संबंध उस चेनिंग से नहीं है जो चेनिंग हमने स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पढ़ी थी। यहां जो चेन लर्निंग है वो कुछ और है। तो यहां की चेन लर्निंग क्या है? एक लाइन का फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि उद्दीपन अनुक्रिया की प्राणी उद्दीपन अनुक्रिया की एक श्रृंखला के द्वारा, तो उद्दीपन अनुक्रिया की श्रृंखला मतलब बहुत सारी उद्दीपन अनुक्रियाएं, बहुत सारे उद्दीपन अनुक्रियाएं एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। क्रमिक रूप से अधिगम करता है। क्रमिक रूप से एक क्रम चल रहा है उसमें, तो यह आपको क्लियर रहेगा। क्रमिक रूप से इसमें अधिगम होगा। फिर एक चीज याद रखिएगा कि अधिगम सामग्री का एक व्यवस्थित क्रम होता है। और उसी के आधार पर जो है अधिगम की प्रक्रिया होती है, एक क्रम में होती है। अब इसको याद रखना हो तो मैं आपको एक पुरानी एग्जाम का एक क्वेश्चन बताता हूं। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले एक परीक्षा में, रीट की एग्जाम में शायद वो क्वेश्चन था कि एक बच्ची थी, उसकी आदत थी, आती थी अपने कपड़ों को इधर फेंक देती थी और बैग को दूसरी तरफ फेंक देती थी, जूते कहीं और फेंक देती थी और फिर खेलने चली जाती थी। तो माँ ने कहा, देख बेटा, कल से अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत डंडे पड़ेंगे। चुपचाप अपने जूतों को रैक पे रखो, कपड़ों को समेट के अलमारी में रखो, बैग को जहां पर उसकी जगह यथास्थान है वहां रखो, खाना खाओ और फिर जाओ। तो अगले दिन से उस बच्ची ने यही किया। वो आती, जूतों को सही से जगह पे रखती, कपड़ों को सही जगह रखती, अपने बैग को सही जगह रखती और फिर खेलने के लिए जाती। तो पूछा गया था कि इस पूरी प्रक्रिया को अधिगम के कौन सी विशेषता के द्वारा या अधिगम के कौन से संप्रत्यय के द्वारा समझा जा सकता है, या रॉबर्ट कहने के कौन से चरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि उस बच्ची ने जो कार्य किए वहां पर उद्दीपन अनुक्रिया की एक पूरी श्रृंखला बन रही थी, बहुत सारी उद्दीपन अनुक्रियाएं होके। यानी कि पहले बैग को रखना, फिर जूतों को रखना, कपड़ों को रखना और फिर जाना। तो इस प्रकार से क्रमिक रूप से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जब चीजें होती है एक चेन की फॉर्म में, एक श्रृंखला के रूप में, तो उसे चेन लर्निंग कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि गाड़ी चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना। अब गाड़ी चलाने की प्रक्रिया में आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। आपको पहले गाड़ी को चाबी लगा के चलाना भी आना चाहिए। आपको उसके न्यूट्रल से फर्स्ट गियर पे लेके उसके एक्सेलरेटर को दबा के और क्लच को दबा के रखना, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, रिलीज करना, एक्सेलरेटर को पुश करना, ये भी आना चाहिए। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग घुमाना भी आना चाहिए। तो गाड़ी चलाना सीखना विभिन्न प्रकार की उद्दीपन अनुक्रिया की
श्रृंखला द्वारा संभव। सरल श्रृंखला अधिगम, याद रखिएगा, मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि यहां पर हम अधिगम के जिन 3 चरणों को पढ़ चुके हैं और शाब्दिक साहचर्य नामक जो ये चौथा चरण पढ़ेंगे, ये चारों ही इस वक्त अधिगम के उस व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में रॉबर्ट गेने के पहले 4 चरण बात करते हैं। तो आइए अब शाब्दिक साहचर्य अधिगम की बात करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। तीन तथ्य हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। पहला कि ये जो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है, याद रखिएगा, जिन व्यवहारवादी स्टेप्स की बात की थी, व्यवहारवादी से संबंधित सोपानों की बात की थी, उन सोपानों का अंतिम चरण है। तो ये व्यवहारवादी सोपान का, क्योंकि इसके बाद तो संज्ञानवादी सोपान शुरू हो जाएंगे, व्यवहारवादी चरण का, सोपान का, क्योंकि इसे सोपानिकी ही हम बोलते हैं, तो सोपान से याद रख सकते हैं आप, सोपान का अंतिम चरण, क्योंकि पहले 4 ही थे, ये चौथा है। क्लियर? अंतिम चरण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक वाचिक श्रृंखला है। यह एक वाचिक श्रृंखला है, यानी कि शब्दों के अर्थ हैं। तो शब्दों के अर्थ का मतलब कि वो एक शाब्दिक श्रृंखला के द्वारा शब्दों के गूढ़ अर्थ बनाकर सीखता है। जैसे बच्चों का बॉल, तो बॉल बोलते हैं, उसके दिमाग में एक बॉल की इमेज बन गई। उसे कहा गया कि मेरी गाड़ी, तो गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी की एक इमेज बन गई। तो शब्दों के जरिए एक इमेज यहां पर बनती है। तो मैं फिर दोहरा दूं, वाचिक श्रृंखला है शाब्दिक श्रृंखला द्वारा शब्दों के गूढ़ अर्थ सीखता है। शब्दों के गूढ़ अर्थ सीखता है। यह बात क्लियर हुई? शब्दों की श्रृंखला है, वर्ड्स के द्वारा शब्द उसे कोई बोला गया और उसके आधार पर उसने एक इमेजिनेशन बना ली। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंस जिन चीजों का होता है, तो याद रखिएगा, शब्दों का इंपॉर्टेंस है, भाषा का इंपॉर्टेंस है, अक्षरों का इंपॉर्टेंस है यहां पर, और यहां पर इंपॉर्टेंस है चिन्हों का, आवाजों का। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं, शब्दों, भाषा, अक्षरों का, चिन्हों का महत्व, यह आपको याद रहेगा। इन सारी चीजों का महत्व है गेने के अधिगम सोपानिकी के चौथे चरण में, जो कि है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग का चरण। आइए आगे बढ़ते हैं अगले चरण पर। विभेदन अधिगम, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन यानी जिसमें वो विभेदन कर सके, अंतर कर सके, ऐसी लर्निंग की यहां पर बात हो रही है। तो पहला पॉइंट यहां पर जो आपको याद रखना है वो ये कि बालक शब्दों और उद्दीपनों में अंतर करना सीख जाता है। तो शब्दों और उद्दीपकों में अंतर सीख जाता है। अब आपका सवाल होगा कि साहब अंतर जो सीख जाता है वो करता क्या है? तो वो पूरी परिस्थिति पर एक साथ ध्यान करके चयनित अनुक्रिया करता है। तो यहां पर चयनित अनुक्रिया होती है, बालक के द्वारा चयनित अनुक्रिया की जाती है। समग्र परिस्थिति का अध्ययन करके चयनित अनुक्रिया की जाती है। आप कहेंगे कि साहब समग्र परिस्थिति का
अध्ययन करना, चयनित अनुक्रिया समझ में नहीं आया। वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये विभेदन अधिगम संज्ञानवादी चरण का पहला चरण है। याद करो मैंने क्या कहा था, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ये स्टेजेस क्या हैं, संज्ञानवाद से जुड़ी हुई हैं। तो संज्ञानवाद थोड़ा सा जटिल मामला है, इसलिए समझ में भी नहीं आया। कहने का अभिप्राय है कि इससे पहले की स्टेज में वो वाचिक लेवल पर बात कर रहा था। बॉल बोलते हैं, उसके दिमाग में बॉल की एक इमेज बन गई। कार बोलते हैं, उसके दिमाग में कार की एक इमेज बन गई। लेकिन ये लाल बॉल है, ये हरी बॉल है, ये नीली बॉल है, ये काली बॉल है। इन बॉलों की ये जो विशेषता है, इन बॉलों में ये जो अंतर है, इन बॉलों का ये जो वर्गीकरण है, ये किस कारण हुआ, ये अंतर किस कारण स्पष्ट हुआ, इनकी एक विशेषता के कारण। तो इसका मतलब इस अवस्था में बालक गुण दोषों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है चीजों का, मतलब चीजों के को अपने हिसाब से टैकल कर सकता है, अंतर स्थापित कर सकता है। विभेदन का मतलब अंतर, और जो अंतर स्थापित कर पाएगा वो वर्गीकरण भी कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो जैसा मैंने लाल, पीला, नीला, पहले बॉल समझ रहा था, अब बॉल के आधार पर भी वो ये समझ पा रहा है कि ये लाल बॉल है, ये नीली बॉल है, ये हरी बॉल है, ये ऐसी बॉल है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो ये छोटा बड़ा उसके कुछ गुण है जिसके आधार पर वो अंतर कर पा रहा है। यही विभेदन अधिगम है। अगला स्टेज है संप्रत्यय अधिगम, जिसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग से अभिप्राय है प्रिय मित्रों कि इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु, किसी भी शब्द, किसी भी गुण के सामान्य जो गुण है उसके आधार पर विशेष अर्थों को सीख लेता है। सामान्य गुणों के आधार पर विशेष अर्थों को सीख लेता है। तो मैं फिर लिख देता हूं, वस्तु के, यहां से जुड़िएगा, वस्तु के सामान्य गुण के आधार पर विशेष अर्थ को सीखना, अर्थ को सीखना। संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है, क्योंकि संज्ञानवाद से जुड़े हुए हैं ये सारे। तो संज्ञानात्मक क्रियाओं द्वारा प्रत्यय का निर्माण करता है। क्रियाओं द्वारा प्रत्यय या संप्रत्यय का क्या करेगा भाई, बताइए? संप्रत्यय का करेगा निर्माण। क्लियर है आप सभी को? संज्ञानात्मक क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं द्वारा संप्रत्यय का बालक करता है निर्माण, और इसी निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें करता है। पर प्रत्यय का निर्माण कैसे करेगा, देखिए समझने की चेष्टा कीजिए। जैसे मान लो उसे त्रिभुज का संप्रत्यय समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले विभेदन कर रहा था, अब उसका कॉन्सेप्ट उसने समझा है कि यहां पर त्रिभुज क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो ये 6 स्टेजेस हमने देखी। अब हम अंतिम 2 स्टेजेस में बढ़ते हैं, जिसमें पहली है सिद्धांत, यानी कि 7वीं है सिद्धांत, माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल लर्निंग जिसको कहते हैं, नियम, और अंतिम है समस्या समाधान, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कह देते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग क्या है मित्रों? एक से अधिक संप्रत्ययों के द्वारा
सिद्धांत का निर्माण। आप एक से अधिक संप्रत्यों का प्रयोग करके एक सिद्धांत का निर्माण करें। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का संप्रत्यय आपने पहले सीख लिया, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यह एक किस्म का सिद्धांत है जो आप इसके अगले स्टेज पे सीखते हैं। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यह एक प्रकार का सिद्धांत है जिसका निर्माण किया आपने एक से अधिक संप्रत्ययों से, जो भी संप्रत्यय थे। अब जैसे त्रिभुज के संप्रत्यय में कोणों का संप्रत्यय भी शामिल है, त्रिभुज का संप्रत्यय शामिल है, जोड़ का संप्रत्यय शामिल है। इन सब से मिलाकर आपने एक किस्म के सिद्धांत का यहां पर निर्माण कर दिया। तो यहां पर यह भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य विधि से जुड़े हुए कब, क्यों, कैसे, जैसे प्रश्नों का उत्तर। कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक तरह का सिद्धांत या एक तरह का नियम है जो उससे जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, हम संज्ञानात्मक स्टेज पर हैं और अब हम संज्ञानात्मक जो विशेषताएं हैं उसकी उच्चावस्था पर चल रहे हैं। प्रॉब्लम लर्निंग के बाद आती है, प्रिंसिपल लर्निंग के बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो गैने के अधिगम सोपानिकी का 8वां चरण है, जिसका नाम होता है समस्या समाधान। समस्या समाधान के इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि यह सर्वोच्च चरण है। यह संज्ञानात्मक स्टेज का भी सर्वोच्च चरण है और यह गैने के अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च चरण है। गैने के अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च चरण, गैने के अधिगम सोपानिकी का यह सर्वोच्च चरण है। इसमें सिद्धांतों का प्रयोग समस्या समाधान हेतु होता है। यह ध्यान रखिएगा, सिद्धांतों का प्रयोग समस्या समाधान, इतने सिद्धांत जो हैं, त्रिभुज के जोड़ का एक सिद्धांत आपने लिया, इस सिद्धांत से कोई ज्योमेट्री की कोई एक समस्या आपके सामने आ गई और समस्या का अगर आप हल कर रहे हैं तो ये एक तरह से समस्या समाधान के जरिए और इसी हिसाब से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। तो यही हमारे गैने के जो 8 चरण है उसमें 8वें चरण की विशेषता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, इसमें चिंतन का बहुत बड़ा योगदान है। तो चिंतन का इसमें योगदान है, यह बात याद रखिएगा, चिंतन का योगदान है इसमें। ठीक है, और ऐसी समस्या समाधान के लिए व्यक्ति अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का प्रयोग करता है। तो जितने भी संज्ञानात्मक कौशल हैं उन सभी कौशलों का प्रयोग इसमें होता है, जिसमें चिंतन है, जिसमें निष्कर्ष है, जिसमें समस्या समाधान है, अवधान केंद्रण है, कल्पना शक्ति है, दिवा स्वप्न है। इन सबका प्रयोग करता है व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये गैने के अधिगम सोपानिकी के 8 चरण हैं जिनको हमने देखा, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए एक बार गैने के अधिगम सोपानिकी के सभी चरणों की बात कर लेते हैं।
द कंडीशंस ऑफ लर्निंग गैनिक की पुस्तक है, जिसके अंदर उन्होंने सारी बात की थी। अधिगम के इन्होंने 8 चरण बताए थे, सरलता से जटिलता की ओर जाते हैं। पहले 4 व्यवहारवादी हैं, अंतिम 4 संज्ञानवादी हैं। और अधिगम की विविधताओं के इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। 5 तरह की विविधताएं हैं: शाब्दिक सूचना कौशल, बौद्धिक कौशल, गत्यात्मक कौशल, अभिवृत्तियां और संज्ञानात्मक व्यूह रचनाएं। वहीं इन्होंने इंस्ट्रक्शन की 9 अवस्थाएं बताई थी और इन 9 अवस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: अधिगम की तैयारी, अधिगम अर्जन और अधिगम का स्थानांतरण। फिर इन्होंने जो 8 स्टेप्स का ये एक सोपानी की जो तैयार की थी उसकी हम बात कर रहे हैं। 8 चरण, सरलता से जटिलता की ओर, व्यवहारवादी और 4 संज्ञानवादी। पहली है सांकेतिक अधिगम। प्रथम चरण है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, और संकेतों के आधार पर अधिगम इसमें होता है, जैसे छोटी कक्षा में वर्णमाला सिखाना। दूसरी है प्राणी उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक अनुक्रिया करता है, इसका संबंध स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। पुरस्कार पुनर्बलन का महत्व है। फिर बात करते हैं चेन लर्निंग की, जिसमें प्राणी उद्दीपक अनुक्रिया की एक श्रृंखला के द्वारा क्रमिक रूप से अधिगम करता है। अधिगम सामग्री का एक व्यवस्थित क्रम होगा। शाब्दिक साहचर्य, जो व्यवहारिक सोपान का, व्यवहारवादी सोपान का अंतिम चरण है, जिसमें वाचिक श्रृंखला होती है। एक शब्द की श्रृंखला के आधार पर बालक कोई भी अधिगम करता है। विभेदन में वो अंतर करना सीख जाता है, गुण दोष के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। संप्रत्यय अधिगम में वो सामान्य गुण से उसका एक विशिष्ट गुण बनाकर या फिर उसके विशिष्ट गुणों को एक तरह से जनरलाइज करने लग जाता है, संप्रत्यय बना देता है। 7वां चरण है सिद्धांत या नियम, जिसमें एक से अधिक संप्रत्तियों के द्वारा एक सिद्धांत का निर्माण होता है। और 8वां है समस्या समाधान। तो इस हिसाब से हमने गैने साहब की अधिगम सोपानिकी के चरण जो है उन्हें देखा, जो हमारी परीक्षा के लिए खास महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।